वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं EMFT। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी पढ़ी थी। फिर डेंसिटी के बाद हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल देखा था और पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ हमने क्या करे थे, न्यूमेरिकल करे थे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल से ही आगे मूव करते हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी कहो या फिर एनर्जी स्टोर्ड या स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड या फिर स्टोर्ड एनर्जी। कौन सा फील्ड हम पढ़ रहे हैं, ये सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक हो गया। एनर्जी स्टोर्ड भी इसे खाली हम कह सकते हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड हमारा है क्या, जैसे कि हम अभी तक पढ़ रहे थे कि हाँ कहीं पे कोई चार्ज है, अब हम चाहे उसे लाइन चार्ज ले रहे थे या फिर सरफेस चार्ज ले रहे थे या पॉइंट चार्ज ले रहे थे, वॉल्यूम चार्ज ले रहे थे, कोई भी चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड उस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही थी। अब उस फील्ड में अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को या तो मूव कराते हैं या इनफाइनाइट से कोई चार्ज उस पॉइंट पे आता है या उस पॉइंट से इनफाइनाइट पे अगर कोई चार्ज जाता है, तो हमने क्या देखा था कि उसका एक क्या होता है, पोटेंशियल वैल्यू होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकलती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी हम किसी भी पॉइंट पे क्या कर लेते थे, वहां से फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन उस पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक वर्क डन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, वर्क डन करना पड़ता था। अब हमें पता है कि अगर हम कोई भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे किसी भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और उसमें हम यहाँ कोई एक पॉइंट है और एक पॉइंट कहाँ है, कहीं इनफाइनाइट पे है, मान लिया हमने कि इनफाइनाइट या बहुत दूर है, यहाँ से इस चार्ज को अगर हम यहाँ पर क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा या हमने ये भी देखा है कि अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक अपने अगर किसी चार्ज को क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, कुछ एनर्जी में लॉस होता है कुछ एनर्जी में। क्यों? क्योंकि हमें जो काम करना पड़ता है किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ही, मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ही, जिससे वो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी दूसरी जगह या किसी दूसरी जगह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर सके, मूव कर सके। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी हम कोई चार्ज अपना, अगर हम अपना कोई चार्ज को किसी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में क्या कराते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फील्ड को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। फील्ड डज द वर्क। ठीक है, फील्ड डज एनी वर्क, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि फील्ड को, ये जो हमारा ये फील्ड है, इस फील्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। इस वर्क को करने के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है, एनर्जी लेनी पड़ती है। अब वो एनर्जी हम कहीं से भी ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी में, सिस्टम की एनर्जी में जो लॉस हुआ है, वही हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो यही चाहे हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर करा रहे हैं, चाहे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ट्रांसफर करा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम चार्ज को एक जगह से मूव करा रहे हैं, उस एक्सटर्नल एजेंट को, मान लो कोई एजेंट यहाँ पर काम कर रहा है, मतलब कोई वर्क कर रहा है कि वहां से इसे लेके आ रहा है, तो इसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। इस चीज को याद रखना, मूव को, चार्ज को मूव कराने के लिए जरूर कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्क होता है, यही हमारा क्या होता है, एनर्जी को बताता है कि हमें इस चार्ज को क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि ये जो हम एनर्जी देते हैं चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड से, किसी एक्सटर्नल एजेंट से, ये इसे अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। यही हमारी क्या कहलाती है, स्टोर्ड एनर्जी कहलाती है। किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी? चाहे हम कहीं से भी एक चार्ज को अपना मूव करा रहे हैं, ये कहो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में,
लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है ना, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने उस एजेंट को, मतलब जिसके थ्रू भी हम ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा रहे हैं, इसे कोई ना कोई क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। अब ये जो वर्क करना पड़ता है चार्ज को एक दूसरी जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए हमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी की नीड पड़ती है। अब वो एजेंट क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल फील्ड से एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहा है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी सिस्टम से ले लेता है। वही एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। या ये कहूँ, ये जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, जो लाने ले जाने का काम कर रहा है, वो इस एनर्जी को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। यही कंज्यूम एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पर हमारी कहलाती है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ज्यादा मतलब फॉर्मूला तो निकालेंगे, पर ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो वर्क डन होता है, हमने फॉर्मूला निकाला था वर्क डन का कि WAB अपॉन Q इज इक्वल्स टू, हमारा कितना आया था, चाहे Q नॉट जो भी हमने माना था, इज इक्वल्स टू माइनस VAB या फिर माइनस E डॉट DL, यही तो लिखा था। तो हम WAB इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, माइनस VAB अपॉन Q। ये भी तो लिख सकते हैं हम, WAB इज इक्वल्स टू VAB डॉट Q। इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल इनटू Q के बराबर हमारा वर्क डन होता है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमने बता ही दिया था कि माइनस साइड हमारा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालते हैं, ये तो हमने सिर्फ वर्क डन बता दिया कि जो भी हमें वर्क करना पड़ा किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो कितना होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय Q के बराबर वो होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं सिंपल कि जो W इज इक्वल्स टू होता है वो क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल के बराबर ये वैल्यू होती है। यहां से हम ये लिख देते हैं कि जो वर्क डन है, वर्क डन वर्क डन W इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम, Q डॉट V के बराबर लिख देते हैं। अगर हमने वर्क डन क्या निकालना है, किसी एक पॉइंट चार्ज या लाइन चार्ज से टोटल वर्क डन निकालना है, और वहां बहुत सारे पॉइंट हैं, और बहुत सारे पॉइंट में टोटल जब हमें वर्क डन निकालना पड़ता है, तब उस कंडीशन में टोटल वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है, हाँ ये वैल्यू निकलती है, हम क्या करते हैं किसी पॉइंट पे डायरेक्ट ये निकालते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर ऐसे ही A से B में गए, ऐसे B से A में जाएंगे, तो टोटल जुड़ के कितना आ जाता है, वर्क डन टोटल 2 आ जाता है। फिर 2 जो यहाँ पर आता है उस 2 को कहाँ ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, तो 2 V इंटू Q है ना, तो V1 Q1 ऐसे आता है, V1 Q1 V2 Q2 इस तरीके से आता है। तो VT QT और T बराबर 1 से N, जहां तक भी आगे जा रहा है इतना हमने लिख लिया। तो वर्क डन का ये सारा समझाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो कि जो हमें चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क डन करना पड़ा वो कितना होता है, हाफ समीशन ऑफ V इंटू Q। अब V के नीचे Q के नीचे जो हमें सफिक्स लिखना है वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारी यहाँ पे आ गई। अब इसे वर्क डन W इज इक्वल्स टू, हाँ इतनी हमने वैल्यू लिख दी। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम लॉ लगा सकते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसे पॉइंट चार्ज माना है, पॉइंट चार्ज के कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट चार्ज की मतलब ये वाला हमने क्या माना था, अभी तक पॉइंट चार्ज माना था। अब पॉइंट चार्ज की जगह हम क्या मानते हैं, जो हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। अब यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज के लिए, वो हमारा पॉइंट चार्ज के लिए। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम ले पॉइंट चार्ज की जगह, तो हम क्या रखेंगे, या तो लाइन चार्ज मानेंगे या सरफेस चार्ज मानेंगे या वॉल्यूम चार्ज मानेंगे, कोई सा भी हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, चार्ज मान सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में W इज इक्वल्स टू हाफ तो आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा Q की जगह फॉर्मूला लिखो, Q इज इक्वल्स टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रो V,
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, 3 पढ़े थे, लाइन वाला या सरफेस वाला या वॉल्यूम वाला। तो कोई सा भी फॉर्मूला हम जो मान के चल रहे हैं वही वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्या हमने कांस्टेंट लिया था, Q इज इक्वल्स टू कितना होता था, ऐसे होता था ना, यो रो बराबर Q dl, Q अपॉन dv, Q अपॉन ds, इस तरीके से निकलते थे। तो हमने रो v लगा लिया पूरे वॉल्यूम पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम पूरे वॉल्यूम का वाला ले लेते हैं, रो v इंटू dv, और ये वाला v ऐसी, ये हो गया, ठीक है। रो v इंटू dv Q की जगह आ गया, और इंटीग्रेशन है ही तो समीशन वाला tt यहाँ से हटा दो, और v को हमने क्या कर लिया, ऐसे ही यहाँ पर नोट कर लिया। तो w इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, हाफ रो v इंटू v डॉट dv। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या करो, इसकी जगह वैल्यू प्लेस कर दो जो कि हमने पीछे रूल में पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था, रो v इज इक्वल्स टू, कौन सा लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ में जब हमने देखा था, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू कितना होता है, रो वी होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू कितना होता है, रो वी होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, हाफ डेल डॉट डी, रो वी की जगह लिख दिया वी डी। अब बस यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था डेल डॉट डी का, जब हम ये डेल मतलब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, ग्रेडियंट की और डाइवर्जेंस की, इनकी जब हम प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था डेल डॉट डी वाला। ये हमने किसकी जगह रखा है, रो वी की जगह रखा है ना, डेल डॉट डी, तो ऐसे लिख लो चाहे। तो डेल डॉट डी वी वाला यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, डेल डॉट डी वी। डेल डॉट डी वी का क्या फॉर्मूला है, डेल एक बार वी के साथ, अगर किसी को याद हो हमने फॉर्मूला चाहे तो लाप्लासियन ऑफ स्केलर में भी कहा था, डेल स्क्वायर वी बराबर हमें पता होना चाहिए, या फिर जब डेल डॉट डी वी होता है वहां पे भी हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, डेल डॉट एक बार किसके साथ, एक बार डेल वी के साथ और एक बार डेल डी के साथ, इस तरीके से ही फॉर्मूला था। तो डेल डॉट एक बार तो ऐसे लिख दो वी डी, डेल डॉट वी डी एक बार तो ऐसे लिख दो, और एक बार क्या लिखो, डेल किसके साथ, वी के साथ। अब डी को कहां लिख लो, बाहर लिख लो, इस तरीके से, चाहे इन्हें ब्रैकेट में करके लिख लो या कैसे भी। एक बार तो डेल किसके साथ डॉट होगा, एक बार डेल होगा डॉट वी के साथ, या चाहे ऐसे डीवी लिख लो या वीडी लिख लो, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखोगे, डेल डॉट वीडी डीवी कुछ भी, और एक बार डी डॉट डी डेल डॉट वी, इस तरीके से हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर वी डी या डी वी कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। साइन किसका आता था, जब डेल डॉट डी वी होता था तो साइन किसका आता था, माइनस का। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। यहाँ कंफ्यूज मत होना, डीवी या वीडी क्या कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, डीवी लिखो वीडी लिखो, कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बस ये याद रखना, ठीक है। ये यहाँ हो गया। इसके बाद अब इन्हें क्या करो, हाफ की और डीवी को अलग अलग अंदर लेके चले जाओ, हाफ को और डीवी को यहाँ पर अलग अलग अंदर लेके चले जाओ, तो कितना हो गया, हाफ ये हमने यहाँ ले लिया। चाहे यहाँ हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, अगर किसी को यहाँ ब्रैकेट लगाना है समझने के लिए तो यहाँ क्या भी कर सकते हो, इतने हिस्से में ब्रैकेट भी लगा लो कि ये क्या हो रहा है या क्या चीज साथ में लिखे है, ये समझ में ही आ रहा होगा। चाहे यहाँ ब्रैकेट लगाना है, यहाँ भी ऐसे ब्रैकेट लगा लो। अब ये क्या है, डेल डॉट वी डी डी वी, यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कौन सी थ्योरम कर दो, डाइवर्जेंस थ्योरम कर दो।
डाइवर्जेंस थ्योरम अगर पढ़ी होगी तो डेल डॉट वी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर हमने पढ़ी होगी, तो यहाँ हमको क्या लगा सकते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग डेल डॉट वी डॉट डी वाले फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर डाइवर्जेंस पढ़ी है, ये क्या होता था डीवी, और ये क्या लिखते थे हम, डी डॉट डी एस लिखते थे या ई डॉट डी एस लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीवी। यही तो हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम होती थी। जो भी अंदर फंक्शन में है उसके साथ कितना लिख देते थे, डीएस को हम साथ में लिख देते थे, सिर्फ हमारा ये साइन हट जाता था, जो भी फंक्शन में यहाँ पर है उसके साथ क्या लिख देते थे, डीएस। डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है, यहां नहीं लग सकती डाइवर्जेंस थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहाँ डेल डॉट नहीं है, यहाँ डी के साथ डेल डॉट वी के साथ है, तो अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो यही डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, बस यहाँ पे हमें क्या करनी थी, डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करना था। आगे वाले में हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, तो आगे वाले में हम क्या नहीं करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं करेंगे, सीधे ऐसे ही इसे लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। अब इस वाले पार्ट को देखो, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। पोटेंशियल v बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर हमारा r हमने क्या कहा है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को ला रहे हैं किसी b पॉइंट पे, या b पॉइंट से किसी चार्ज को ले जा रहे हैं इनफाइनाइट पे, क्योंकि हमने इनफाइनाइट शीट चार्ज या लाइन चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर पढ़ रखा है। तो अगर r हमारा कहाँ जाता है, इनफाइनाइट जाता है, तो v हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r इनफाइनाइट जाएगा तो v कितना हो जाएगा, 0। चाहे हमें पता है जो ds है, ds भी क्या है, एरिया है, और वो भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के जाता है। तो चाहे ds हो या v हो, ये 1/r के ही क्या जाते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम इस वाले पार्ट को क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ r टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी की कंडीशन में ये वाला पोर्शन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। ठीक है, ऐसे कह सकते हो v हमारा किस पे डिपेंड करता है, एंड r टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसलिए जो ये वाला पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो w इज इक्वल्स टू -12 ये आ गया। अब देखो ये जो डेल डॉट v है माइनस डेल डॉट v है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पीछे पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। यही तो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, ये चीज हमने कहाँ पढ़ रखी है, पीछे पढ़ रखी है कि ये हमारा किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। वॉल्यूम के उसमें कर रहे हैं तो चाहे वी लिखते हुए चलो, चाहे ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा दो। तो W इज इक्वल्स टू जो वर्क डन हमारा निकल के आया, जो W यहाँ पर निकल के आया, वर्क की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी हमारी कितनी निकल के आ गई, WE, इंटेंसिटी भी इसे बोल सकते हो। ये हमारी कितनी निकल के आई है, D डॉट E। E यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है। D यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, और ये एनर्जी डेंसिटी। WE हमारा क्या है, एनर्जी डेंसिटी ये हमारा होता है। क्या है, एनर्जी डेंसिटी। यहां पर D बराबर और हमारा क्या होता है, WE को एक तो हमने ये वाली चीज लिख दी,
यहाँ पर अगर हम, और ये तो और रखना, हम ये स्मॉल स्मॉल के लिए लेके चलते हैं वैसे, डी 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 डब्ल्यू, मतलब स्मॉल डी, एंड में आके इंटीग्रेशन करते हैं। चाहे हम क्या कर सकते हैं, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब d बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये भी चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, जब d का फॉर्मूला निकाला था तो बताया था एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है। तो d की जगह बस यहाँ क्या लिख लो, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर मैं d की जगह ई पुट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो इसलिए या तो इस वैल्यू को ऐसे लिख लो, या इस वैल्यू को और कैसे लिख सकते हो ये इसकी टर्म में हो गया, ये किसकी टर्म में हो गया, डी की टर्म में हो गया। अदरवाइज इस फॉर्मूले को हम कैसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ डी डॉट ई वेक्टर, या तो इसे ऐसे लिख लो, और WE इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर का स्क्वायर। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। चाहे ये वाला या उस कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई, एनर्जी डेंसिटी निकल के आ गई। और कौन से फील्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का ये हमारा डेरिवेशन या फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है। अब एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी से ही तो निकली है, एनर्जी स्टोर्ड से। तो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी स्टोर्ड हमारी क्या है, कि इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी को इसने क्या करा है, स्टोर करा है, या कितनी एनर्जी इसने क्या करी है, यूज करी है, वो हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है। तो जूल पर मीटर क्यूब हो गई। अगर यहीं पर ही हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी में सिंपल क्या करो, इसमें जो भी वॉल्यूम दिया है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी निकालो, और उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दो। हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड कहाँ से निकलेगी, एनर्जी डेंसिटी से निकलेगी। तो पहले एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। तो देखो एनर्जी स्टोर्ड, ये एनर्जी स्टोर्ड, इसे भी कह सकते हो तुम जूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो V मैंने हटा दिया ना, और यहाँ वॉल्यूम की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जहां वॉल्यूम की मल्टीप्लाई है उसे एनर्जी में लिख दो, और जहां वॉल्यूम की मल्टीप्लाई हटा देते हैं, मतलब वॉल्यूम पर वॉल्यूम में निकाल देते हैं, वो क्या हो जाती है, हमारी एनर्जी डेंसिटी हो जाती है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट हम W से ही करते हैं, रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, W से ही करते हैं। बस अंतर इतना होता है, जहां वॉल्यूम से मल्टीप्लाई वो एनर्जी में आ गई, जहां वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा वो किस में आ गई, एनर्जी डेंसिटी में हमारी आ गई। तो चाहे तुम इसे तो लिख दो एनर्जी स्टोर्ड, और चाहे इसे लिख दो एनर्जी डेंसिटी। तो निकालनी है, अगर हमें डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दिया ये निकालना, मल्टीप्लाई कर देना वॉल्यूम से, क्या निकल जाएगी, एनर्जी वहां पर निकल जाएगी। तो ये निकालना ज्यादा आसान होता है। तो हमेशा मोस्टली क्वेश्चन करने में क्या हमारी पहले निकलती है, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद हो जाता है इसका, हाफ डी डॉट ई या एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी पहले निकाल लेते हैं, और उसे निकालने के बाद हम क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड निकाल लेते हैं। इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, एनर्जी स्टोर्ड का यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। एनर्जी स्टोर्ड के बाद मेन हमें यहाँ क्या पढ़ना था, एनर्जी स्टोर्ड ही पढ़नी थी। अब इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल कर लेंगे। इसके बाद हमारा है मटीरियल, थोड़ा मटीरियल के बारे में। मटेरियल के बारे में मतलब डिफरेंट टाइप के मटेरियल नहीं पढ़ने, बस मटेरियल से रिलेटेड कुछ हमें क्या पढ़नी है, डेफिनेशन यहाँ पर पढ़नी है। तो इसलिए यहाँ पर मटेरियल लिख दिया। ठीक है, तो मटेरियल क्या है, हमने डिफरेंट टाइप के मटेरियल पढ़े होते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। बस यहाँ पर हमें कौन से मटेरियल लेना है, जो मटेरियल हमारे EMFT में यूज होने हैं। यहाँ अभी आगे हम क्या पढ़ेंगे, बाउंड्री कंडीशन पढ़ेंगे। तो जो हमारा बाउंड्री कंडीशन में यूज होने हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, वही मटेरियल यहाँ पर
लेने हैं, ठीक है। तो मटेरियल हमारे क्या होते हैं जो हमारे यहाँ पर यूज होंगे, या तो कंडक्टिंग मटेरियल यूज होंगे या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होंगे। या तो कंडक्टिंग मटेरियल यूज होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल में हमारे क्या आते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब आ गए, सिल्वर वगैरह। या हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या आता है, जैसे सिरामिक आ गया, एयर आ गया, वुड आ गया, ठीक है, ये हमारे, या वैक्स आ गई, कॉटन आ गई, ये हमारे सब किस में आते हैं, डाइलेक्ट्रिक में आते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैपेसिटर वगैरह के केस में। या जब भी हम टू, जिसके ऊपर भी दो चार्जेस हैं और चार्जेस के बीच में कोई हमारा इंसुलेटर रखा हुआ है, तब वो एज अ वर्क किसकी तरह करता है, डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करता है। तो हमें मटेरियल में बस किसके बारे में पढ़ना है, इन्हीं दो को देखना है। इन दो की क्या देखनी है, मेन प्रॉपर्टीज देखनी है। तो एक टॉपिक तो हमारा ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कि जो मटेरियल हम ले रहे हैं या जिन मटेरियल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन मटेरियल की हमें क्या भी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है, कि जो हमारे मटेरियल डिवाइड होते हैं, मटेरियल को हम किसके टर्म में डिवाइड करते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी या उनकी कंडक्टिविटी के टर्म में हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं। मटेरियल जो हमारे डिवाइड होते हैं are classified in depend upon on, या तो कंडक्टिविटी, किससे शो करते हैं इसे, सिग्मा से, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ठीक है, इनमें से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा कंडक्टर जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारी क्या होती है, ओम पर सेंटीमीटर या ओम पर मीटर, कुछ भी, जो भी हमने सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले रखा है। और कंडक्टिविटी की यूनिट हमारी क्या होती है, उल्टा, कंडक्टिविटी किसका अपोजिट होता है, रो का। रो की क्या है, ओम पर सेंटीमीटर, ओम की यूनिट क्या हो जाएगी, मोह, और सेंटीमीटर, तो जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। तो ओम सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, सॉरी ओम मोह, मोह पर सेंटीमीटर हमारी किसकी यूनिट हो गई, कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई, ठीक है। मोह पर सेंटीमीटर कहो, मोह पर मीटर कहो, कुछ भी। और मोह को ओम का जो अपोजिट होता है, मोह से हम क्या भी बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया कि मटेरियल हमारे किसके ऊपर डिवाइड होते हैं, या तो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चाहे रेजिस्टिविटी हो या कंडक्टिविटी हो, वो हमारा किस पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, या तो मटेरियल पे। लेकिन अगर मटेरियल भी सेम है तो हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो मोस्टली जो डिपेंड करती है वो करती है टेम्परेचर पर। तो जो रो या सिग्मा कुछ भी है वो किस पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यूजुअली हमारा जो सिग्मा है या रो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब चाहे सिग्मा के टर्म में वैल्यू लिखते रहो या हम रो के टर्म में वैल्यू लिखते रहेंगे, ये हमें पता होना चाहिए जो सिग्मा है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसकी भी कंडक्टिविटी हमारी बहुत हाई होती है, जो भी हमारे पास मटेरियल है और उन मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या है, बहुत हाई है। हाई मतलब पॉजिटिव में जा रही है, पॉजिटिव का मतलब 10 की पावर 8, 10 की पावर 7, इस तरीके से जा रही है, वो तो हमारे क्या होते हैं, आर कॉल्ड, सिग्मा कंडक्टिविटी जिनकी बहुत हाई होती है वो हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर। और जिनका सिग्मा क्या होता है, वेरी लो, बहुत कम होता है,
टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स टू जीरो, इस तरीके से कह दो। बहुत लो होता है वो हमारे क्या होता है, इंसुलेटर। और इन्हीं इंसुलेटर का हम किसकी तरह यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट कि अगर हम अपने मटेरियल का टेम्परेचर को क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कंडक्टर का हमेशा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को घटाते जाएं तो कंडक्टर का मटेरियल क्या होता, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, घटता है। तो याद रखना, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टिविटी घटती है। या ये कहो कि कंडक्टर का जब टेम्परेचर घटाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, अच्छी होती है। किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर के केस में जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, तो टेम्परेचर को घटाने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, या रेजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा टेम्परेचर घटाते घटाते कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाए, बहुत हाई हो जाए, या इन्फिनिटी हो जाए, या उसमें कोई रेजिस्टेंस ना रहे, ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, वो टेम्परेचर हम क्या मान लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट के बराबर होता है, कुछ कंडक्टर उसमें क्या हो जाते हैं, सब नहीं हो पाते, इन्हें बनाना पड़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कुछ कंडक्टिविटी क्या हो जाती है नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के आसपास, टेम्परेचर सम कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर, इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ये बनाए जाते हैं ऐसा टेम्परेचर जब हम घटाते गए घटाते गए घटाते गए तो ऐसी एक रेंज आ जाती है कुछ कंडक्टर में कि हमारे वो उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, या उनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। तो ऐसे कंडक्टर कंडीशन में कोई लॉस नहीं होता, तो उस टाइम पर उस कंडक्टर को हम क्या बोल देते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो ये हमारी मटेरियल की कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। ये क्यों बता दी, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज तो वैसे इतना यूज नहीं होनी, पर यह मटेरियल के बारे में हमें बाउंड्री कंडीशन में पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टर और उनके बीच की कंडीशन, तो इसलिए थोड़ा बहुत बस क्या बता दी, ये कंडीशंस को हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब जो मटेरियल होते हैं, इन मटेरियल्स में दो तरीके की करंट फ्लो करती है। एक तो होती है कन्वेक्शन करंट, एक कौन सी करंट होती है, कन्वेक्शन करंट। तो सबको पता ही होगी कि नॉर्मल करंट क्या होता है, फर्स्ट ईयर से ये सब पढ़ के ही आए थे। मटेरियल्स पे डिपेंड करके हमने क्या करा, करंट को दो पार्ट में बांट दिया। एक होती है कन्वेक्शन, ये कम सुनी होगी, और एक होती है कंडक्शन, ये सबने सुनी होगी। कन्वेक्शन करंट क्या होती है, हमारे जो कुछ मटेरियल होते हैं, हमने मोस्टली क्या पढ़े हैं, सॉलिड वाले ही पढ़े हैं, जैसे वायर वगैरह पढ़ ली है इन वायर वगैरह की जगह, जैसे वायर वगैरह हमने पढ़े हैं, इन वायर वगैरह की जगह कुछ हमारे कंडक्टर्स या कुछ कैसे होते हैं जो हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये कहो, या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैस लिक्विड इनकी फॉर्म में होते हैं। इनमें हमारा क्या होता है, जो करंट है वो किसी मीडियम से फ्लो नहीं करता। करंट क्या है, किसी क्या नहीं करता, मीडियम से फ्लो नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे फ्लो करता है। तो इस वाली करंट को हम कौन सी करंट बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी कन्वेक्शन करंट क्या होती है, जब भी हमारा जो करंट है या तो किसी इंसुलेटिंग मीडियम से, प्रॉपर हमारा कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, विदाउट ए कंडक्टिंग मीडियम करंट फ्लो in a material is called convection current. Convection current is called when there is a no conducting medium. कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं होगा, इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू जब हमारी करंट फ्लो कर रही है, वो वाली करंट हमारी क्या कहलाती है, कन्वेक्शन करंट कहलाती है। ठीक है,
ये चीज और याद रखना, हम जब ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ हमने पॉइंट फॉर्म में भी देखा है जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, और ओम्स लॉ हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्म में भी देखा है। तो ओम्स लॉ हमारा क्या नहीं होता, यहाँ पर हमारा ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है, ये चीज याद रखना। कन्वेक्शन करंट में हमारा क्या सेटिस्फाई नहीं होता, ओम्स लॉ हमारा सेटिस्फाई नहीं होता। कन्वेक्शन करंट किसके लिए बताई हमने, गैस, लिक्विड, वैक्यूम एटसेट्रा। तो इसमें जो हमारी करंट फ्लो करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल सीआरओ होती है, सीआरओ में इलेक्ट्रॉन गन होती है, उसे हम हीट करते हैं कैथोड को, और उससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की रेज निकलती हैं, और उसके फॉर्म में ही हमारी क्या बनती है, वेव बनती है। तो वहां पर जो मीडियम है वो एयर टाइप का मीडियम या वैक्यूम मीडियम हो गया, लेकिन हमारा जो हमने सप्लाई दी उस सप्लाई से चार्ज तो फ्लो हुआ ना, तो इसलिए ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, कि वहां पर हमारा कंडक्टिंग मीडियम नहीं था, बल्कि मीडियम कैसा था, इंसुलेटिंग मीडियम था। इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू हमारी करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, करंट फ्लोज थ्रू इंसुलेटिंग मीडियम, it does not follow Ohm's law। ठीक है, एग्जांपल सीआरओ में इलेक्ट्रॉन बीम का दिखा देना कि करंट हमारी किसके फ्लो होती है, इंसुलेटिंग मीडियम से फ्लो होती है, कंडक्टिंग मीडियम से करंट हमारी फ्लो नहीं होती है। ओम्स लॉ भी यहाँ फॉलो नहीं करता है, और एग्जांपल हमारा क्या है, जैसे सीआरओ की बीम हमारा एग्जांपल यहाँ पर हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, कन्वेक्शन करंट हो गई। कन्वेक्शन करंट के हम वैक्यूम, लिक्विड और गैस, कुछ भी हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, वैल्यू यहाँ पर बता सकते हैं। कन्वेक्शन करंट में भी जो फॉर्मूला अगर करंट डेंसिटी का निकालें तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला वही होता है, J इजिकल्स टू I अपॉन S से ही हम क्या निकालते हैं, करंट डेंसिटी कहीं की भी लिखते हैं। सेकंड हमारी कंडक्शन करंट, ये सिंपल है जो सब पढ़ते हैं, कंडक्शन करंट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग मीडियम, जब भी करंट हमारी कंडक्टिंग मीडियम से फ्लो कर रही है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा, जैसे वायर हो गया, उस वायर में हमारी क्या कर रही है, कोई करंट जब फ्लो कर रही है तो हमारी वो करंट हमारी कौन सी हो जाती है, कंडक्शन करंट हो जाती है। तो कंडक्शन करंट तो सबको पता है, इसमें हमारा क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंडक्शन करंट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमारी करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और उससे हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। इसके सारे फॉर्मूले हमने क्या कर रखे हैं, पहले ही पढ़ रखे हैं, रो का भी पढ़ रखा है, सिग्मा का भी पढ़ रखा है, ठीक है, जे का भी पढ़ रखा है। ये सारे फॉर्मूले हमने कहाँ पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए रहते हैं। तो थ्रू कंडक्टिंग मीडियम, थ्रू इंसुलेटिंग मीडियम, बस ये याद रखना है, इसमें बस शॉर्ट में लिखने, थ्रू कंडक्टर, ठीक है, थ्रू कंडक्टिंग मीडियम। करंट डेंसिटी, किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है, कि कोई करंट डेंसिटी है या कोई भी डेंसिटी अगर है, कि वो चीज उस एरिया में से मास में कितनी है, यही तो उसकी डेंसिटी होती है। तो अगर करंट डेंसिटी की हम बात करें, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से करते हैं, और करंट डेंसिटी की बात हो रही है तो जे इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई अपॉन एस या आई अपॉन ए। नॉर्मल फॉर्मूला तो करंट डेंसिटी का यही होता है ना, आई अपॉन ए इज एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये होती है करंट डेंसिटी की हमारी बेसिक डेफिनेशन, ये होती है। और करंट डेंसिटी अगर हम यहाँ निकालें
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसमें लिख रहे हैं, तो आई इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं कि किसी मीडियम में जो थोड़ी सी करंट फ्लो हो रही है उसे लिखते हैं और थोड़ा सा उसका क्या ले लेते हैं, एरिया लिख लेते हैं। तो जे इज इक्वल्स टू हम कितना लिख देते हैं, डेल आई अपॉन डी एस। डेल एस लिख लो चाहे डी एस लिख लो, इसे डेल की जगह डी आई भी लिख सकते हैं, डेल ना लिखना हो, अच्छा डेल से अगर कंफ्यूज हो जाओ बाय चांस तो डी आई लिख लो, चाहे डी आई लिखो या डेल आई लिख लो, डेल को कभी डेल ऑपरेटर से कंफ्यूज ना कर दो, तो इसलिए हमने यहाँ भी क्या लिख दिया, डी आई लिख दिया। डी आई अपॉन डी एस हमारा क्या हो जाता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है। जो डेल हमने बता रखा है ये क्या कहा है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, उसके लिए हमने कितना लिख दिया, डेल लिख दिया। अगर हमने अब कह दिया कि ये तो हो गया किसी छोटी करंट फ्लो हो रही है किसी सरफेस से, इस सरफेस से छोटी सी करंट फ्लो हो रही है, ये छोटा सा हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया। अब पूरी सरफेस से फ्लो होने वाली करंट, टोटल करंट फ्लोज थ्रू द सरफेस, टोटल करंट फ्लोज थ्रू द सरफेस, इसे इधर लिया है, यही तो हमारी निकलेगी टोटल करंट जो हमें फ्लो करानी है, वो आई इज इक्वल्स टू कितने निकलेगी, जे डॉट डी एस। हमने दोनों तरफ का क्या कर लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लिया। सरफेस इंटीग्रेशन है, नीचे चाहे सरफेस यहाँ पर लिख दो चाहे सरफेस मत लिखो, दोनों एक ही बात है, चाहे यहाँ सरफेस लिखो या सरफेस चाहे यहाँ पर नहीं लिखो। तो ये हो गया बस टोटल करंट फ्लो आ गई करंट डेंसिटी की टर्म में। अब यहाँ इसे हम और किसमें सॉल्व कर सकते हैं, हम करंट डेंसिटी की टर्म से क्या भी निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और उस फॉर्मूले को हम क्या कह सकते हैं, ओम्स लॉ की पॉइंट फॉर्म। ओम्स लॉ एक तो नॉर्मल होता है जो वैसे निकाला जाता है अगर हमारा चार्ज क्या है, पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो हम क्या निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू आई आर से कर लेते हैं या v अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर या आई अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 बाय आर। ये हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। लेकिन अगर ओम्स लॉ हमें किस में निकालना है, पॉइंट फॉर्म में निकालना है। अगर हम किसी केबल का पूरा चार्ज किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, ऐसा कब होता है, केबल की टर्म में होता है। मान लो कहीं वायर है या कुछ भी है, वहां हम क्या करते हैं, पूरी केबल का चार्ज एक जगह पर क्या कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, तब वहां पर हमारा कौन सा लॉ लगना पड़ता है, ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म लगानी पड़ती है। अदरवाइज वहां हमारी क्या नहीं लगती, डिस्ट्रीब्यूशन वाले में ओम्स लॉ का ये वाला रूल नहीं लगता। तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरे चार्ज को एक पॉइंट पे कंसेंट्रेट करना पड़ता है। अब हम वहां पर क्या लगाते हैं, ओम्स लॉ की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। तो ओम्स लॉ का अब हम कौन सा वो निकालेंगे, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो हमारी कहां से निकलेगी, इससे निकलेगी। ठीक है, अब हम कोई भी सरफेस ले लेते हैं और उसमें हम मानते हैं कि उसमें हमने एक स्मॉल वोल्टेज दी, स्मॉल वोल्टेज को हमने क्या कह दी, डेल वी कह दी, कि हमने उसमें एक स्मॉल वोल्टेज दी जिसकी वजह से एक स्मॉल करंट फ्लो हो रही है, डेल आई, डी आई लिख दो, डेल आई लिख दो। पर रेजिस्टेंस तो जो होगा उस वाले एरिया का वो कुछ ना कुछ होगा ही, तो आर हमने उसके रेजिस्टेंस को क्या लिख लिया, डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब आर का यहाँ वैल्यू रख दो, ए एरिया भी हमने कैसा लेना है, स्मॉल, एरिया भी हमने कैसा ले लिया स्मॉल एरिया ले लिया। डेल आई अपॉन डी एस, डेल आई अपॉन डी एस की जगह हम कितना लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं। डेल आई तो ये था ना, डेल आई अपॉन डी एस, इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, हमें पॉइंट फॉर्म में क्या बनाना है, जे ही तो बनाना है। तो पॉइंट फॉर्म में हमें क्या बनाना है, जे बनाना है। तो जे के लिए हमने क्या करा, जो डेल आई अपॉन डी एस था उसे हमने कितना लिख लिया, उसे हमने डेल आई अपॉन डी एस को हमने कितना लिख लिया, जे लिख लिया। अब यहाँ रो था, रो ऐसे लिख लिया, एल था। अब जब हमने सरफेस एरिया छोटा लिया था तो हमें लेंथ भी कैसी लेनी है, छोटी लेनी है, तो रो एल अपॉन डेल एल हमने ले लिया। डेल एल को कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ, डेल एल को हम कहाँ ले गए, नीचे ले गए। ये डेल एल नीचे गया, डेल आई अपॉन डेल एस की जगह जे लिख लिया, रो को हमने क्या करा, ऐसे लिख लिया। डेल वी अपॉन डेल एल कहाँ पड़ा है, ये हमारा कहाँ होता है, ई, वी पोटेंशियल बराबर, वी बराबर हमारा क्या था, ई डॉट डी एल था।
तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल V अपॉन डेल L। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, E डॉट रो। रो को हम कितना लिख सकते हैं, रो हमारा क्या है 1/सिग्मा ही तो है, जो रो हमारा है ये क्या है 1/सिग्मा। तो रो को हम क्या भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू J/सिग्मा, या फिर J इज इक्वल्स टू ये हमारी होती है पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये हमारी है पॉइंट लॉ, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ देखो I बराबर हमारा जो फॉर्मूला हम वहां पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, V इज इक्वल्स टू IR पढ़ते थे, या I इज इक्वल्स टू V अपॉन R पढ़ते थे। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V अपॉन R। तो देखो V अपॉन R, V हमारा E है, R कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, तो R की जगह क्या हो गया सिग्मा। J आएगा तो कंडक्टिविटी आएगी, I आएगा तो रजिस्टिविटी आएगी, ये याद रखना। J आएगा तो कंडक्टिविटी, I आएगा तो रजिस्टिविटी। इतने से याद रखो, पॉइंट ओम्स लॉ याद हो जाता है। ओम्स लॉ भी वही है जो पहले था, I इज इक्वल्स टू V बाय R, I इज इक्वल्स टू V बाय I होती थी करंट, तो हमने लिख दी करंट डेंसिटी। V की जगह वही है E, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। R की जगह बस क्या है, कंडक्टिविटी। R नीचे होता था, लेकिन कंडक्टिविटी R की अपोजिट होती है, तो वहां कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। कंडक्टिविटी आती है जब करंट डेंसिटी आती है। तो ये हमारी क्या हो गई, ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म यहाँ पर हो गया। तो ये हमने क्या निकाल दिया, ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म निकाल दिया। ठीक है ये हमारा यूज हो जाएगा कहीं कुछ न किसी जगह पर। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, ये भी हमें किस में निकालना है, किरचॉफ्स करंट लॉ भी हम किस में दिखा रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे हैं इसी में हम क्या निकाल रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में भी बता रहे हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है कि जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही हमारा किसी पॉइंट पे क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। या किसी सरफेस पे टोटल फ्लो होने वाली करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमारा कितना होगा, 0 होगा। ये हमारा क्या है, किरचॉफ्स लॉ है। तो ये थ्योरी हम क्या कर लेंगे, सबसे ऊपर लिख लेंगे। किरचॉफ्स लॉ जो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, ये भी हमने फर्स्ट ईयर में जब केसीएल पढ़ा था तब पढ़ते हैं कि किरचॉफ लॉ होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब हम टोटल सम ऑफ करंट करते हैं इक्वल 0 आता है, वहां से हम चार्ज भी कर सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू IT होता है सेम टाइम पे, तो I की जगह हम कितना लिख लेते हैं, Q लिख लेते हैं, और वहां से क्या निकाल देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसी V बराबर जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ऐसे ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का होता है, और क्या मान लेते हैं हम कि हम मान लो किसी कुछ चार्ज हमारा एक क्लोज सरफेस किसी बॉडी पे प्रेजेंट है, उस कंडीशन में जो हमारा टोटल चार्ज होगा एल्जेब्रिक वो हमारा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो हम कोई क्लोज सरफेस मान रहे हैं, और उस क्लोज सरफेस में फ्लो जो टोटल चार्ज है वो हमने कितना कह दिया, Q कह दिया। और उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं कि आउटर सरफेस पे जो इसकी करंट है वो कितनी हो जाती है हमारी, dQ अपॉन dt, स्मॉल चार्ज की कंडीशन में तो I इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने ये जो Q चार्ज माना है वो इनसाइड द क्लोज सरफेस माना है। ठीक है, और क्लोज सरफेस से वो कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट है, दोनों करंट को जब एक साथ जोड़ेंगे वो कितना आएगा, 0। ये वाली करंट इस साइड गई तो कितना आ गया, dQ अपॉन dt। Q जो चार्ज है वो सरफेस के इनसाइड में ही है। चार्ज इनसाइड द सरफेस, चार्ज इनसाइड द सरफेस, इसलिए आई आउट इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, dQ अपॉन dt के बराबर हो गया। अब इसके बाद dQ अपॉन निगेटिव साइन को हमने क्या कर दिया कि चार्ज इनसाइड है इसलिए निगेटिव, अगर चार्ज आउटसाइड होता तो यहाँ निगेटिव साइन हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, चार्ज, और या फिर अगर हम आई आउट नहीं लेते तो हम निगेटिव साइन नहीं लगाते। चार्ज इनसाइड है और आई आउट जो करंट है वो हमारी सरफेस से कहाँ आ रही है, बाहर की साइड आ रही है, इसलिए हमने क्या कर दिया, निगेटिव साइन लगाया। निगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट बस हमें क्या करना है, इतना सा यहाँ पर समझना है। अब हमें पता है कि आई हमने ऊपर भी देखी थी, यहाँ आई बराबर क्या थी, यहाँ आई बराबर J डॉट ds होता है, तो बस ये चीज यहाँ पर लिख लो
कि हमें पता है एज वी नो दैट आई आउट ही लिख लो या आई लिख लो, कुछ भी लिख लो, कि आई इज इक्वल्स टू तो जे डॉट डी एस होता है। आई आउट बराबर किरचॉफ्स लॉ से तो हमारा डी क्यू अपॉन डी टी होता है, लेकिन करंट डेंसिटी से आई आउट बराबर कितना होता है, जे डॉट डी एस भी यहाँ पर होता है। तो इसलिए ये दोनों क्योंकि इक्वल होते हैं, किसी को भी किसी भी साइड लिख लो। ठीक है, तो चाहे इसे इस साइड लिख लो, चाहे इस वाले पोर्शन को हम इस साइड लिख लेंगे। तो जे डॉट डी एस बराबर इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम v डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ये वाली तो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम अभी हमने पीछे भी लगाई थी, वहां पीछे उसकी जगह ये लिखा था डेल डॉट वी डॉट वी, यही तो होता है डाइवर्जेंस थ्योरम में। डेल डॉट जो भी साथ में दो की मल्टीप्लीकेशन है, डेल डॉट वी डॉट डी वी, इस तरीके से बराबर होती है वी डॉट डी एस। ये होती है हमारी इस तरीके से, यहाँ ई होता है तो ई डॉट डी एस, डी होता है तो डी डॉट डी एस, ये हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। तो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम अभी भी लेफ्ट साइड में ही लगानी है। अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम, अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूं डाइवर्जेंस थ्योरम तो डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ कितना आ जाएगा, डेल आता है। अब डेल किसका लेना है हमें, चाहे डाइवर्जेंस थ्योरम याद कर लो चाहे नॉर्मल रखो, डीएस से किस में जाता है, वॉल्यूम में जाता है। डीएस से हमारा किस में जाता है, वॉल्यूम में जाता है। क्या है हमारा यहाँ पर, जे है, तो जो यहाँ लिखा है उसी के साथ ही ये डॉट में जाएगा, और किस में जाता है, वॉल्यूम में जाता है, डीवी। तो डेल डॉट जे, जे ये रहा, डीवी, डीएस सरफेस वाला हमारा किस में जाता है, वॉल्यूम में जाता है। तो डेल डॉट जे डॉट डीवी हमारा यहाँ पर आ गया। वॉल्यूम लिखो चाहे मत लिखो, ये हमने क्या कर दी, यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी। अब डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के बाद Q बराबर हमने यहाँ पे क्या चीज हमें पता है कि Q बराबर क्या होती है, कहाँ पढ़ा था, Q बराबर भी फॉर्मूला हमने पीछे ही, Q का फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, किसी के भी थ्रू हम ये निकाल सकते हैं, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, किसी के भी थ्रू हम किसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q का फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम, तो यहाँ पर कौन सी चार्ज डेंसिटी लगाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। किस लिए, क्योंकि अभी कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वाला ही यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी dV, चाहे ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दो, चाहे इसके नीचे किसका सिंबल लगा दो, V का सिंबल लगा दो। तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, रो V dV, वैल्यू यहाँ पर आ गई। Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, रो V dV, यहाँ पर वैल्यू आ गई। दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने पर, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने पर रो V और ये dV dV हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल डॉट J इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, ये हमारा कहां से निकल के आ गया, इस वाली कंडीशन से निकल के आ गया। क्या आ गया, डेल अपॉन डेल टी रो वी। ठीक है, ये हमारी क्या है, कंटिन्यूटी है किसकी, करंट इक्वेशन की। ये हमारी किसके बराबर होती है, कंटिन्यूटी। ये हम किस, इसे क्या भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट। ये हमारी किसके बराबर है, चाहे यहाँ डी अपॉन डी टी या कहीं कहीं पे ऐसे डेल बन रखा होगा इसकी जगह, तो एक ही बात है, चाहे डी अपॉन डी टी की टर्म में लिखो या डेल की टर्म में लिखो, ये हमारी क्या है, अगर कहीं पे कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालने को आए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है किसकी, करंट की, या करंट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी इसे बोल सकते हो, या करंट इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट भी बोल सकते हो, या सिंपली कंटिन्यूटी इक्वेशन भी इसे बोल सकते हो। ठीक है, ये डेल है,
ये करंट डेंसिटी है, ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो वी हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होता है, ठीक है। अब किसी कंडक्टर के लिए ये भी हमने पीछे पढ़ा था, डेराइव करा था। किसी कंडक्टर के केस में ये जो डेल रो वी अपॉन डेल टी होता है, ये हमारा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। क्यों, किसी कंडक्टर के केस में ये जो हमारा डेल जीरो होता है, क्यों, क्योंकि कोई भी अगर हमारा कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर को चाहे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या न्यूट्रली उसे कोई चार्ज दे दें, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या न्यूट्रल रखें, हमेशा उस कंडक्टर के अंदर, इनसाइड की बात चल रही है, हमेशा उस कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि कोई भी कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी वजह से उसके सरफेस पे तो चार्ज होगा लेकिन उसके अंदर क्या नहीं रहता, कोई चार्ज नहीं रहता। इस वजह से जो हमारा डेल रो वी अपॉन डेल टी की वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है, 0 होती है। डेल टी क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पर जो ये कुछ समय में इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ समय में जो ये चार्ज बना लेता है, शुरुआत में चाहे तुम इसकी पूरी बॉडी पे चार्ज दो, इनसाइड भी चार्ज दो, लेकिन थोड़ी देर में ये क्या हो जाता है, बहुत ही कुछ सेकंड में, नैनो सेकंड, पिको सेकंड में ये न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो अगर मैं इसे यहाँ 0 रख दूं तो यहाँ से इसलिए डेल डॉट जे बराबर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। ये कंडीशन और लिख लो कि डेल डॉट जे हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही हमारी किसकी स्टेटमेंट है, केसीएल की स्टेटमेंट है। केसीएल स्टेटमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी, कुछ भी यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जितनी करंट सरफेस में एंटर करी उतनी ही करंट सरफेस से क्या करती है, लीव करती है। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जो होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ये केसीएल है, केसीएल स्टेटमेंट ऐसे निकलेगी। फॉर अ कंडक्टर ये वैल्यू यहाँ 0 लिख देना क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो इनसाइड द बॉडी वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल वाले केस में ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालने के लिए आए तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन भी हो गई और हमारा क्या हो गया, यहाँ पर केसीएल स्टेटमेंट भी इसकी निकल गई। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आए, केसीएल स्टेटमेंट आए, दोनों में हमें यही चीज करनी है। इसे हम पॉइंट फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, किसकी, कंटिन्यूटी इक्वेशन की। चलो एक आधा क्वेश्चन कोई देखते हैं न्यूमेरिकल, अगर इससे रिलेटेड है करंट डेंसिटी से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे अपने मूव करेंगे। कोई न्यूमेरिकल यहाँ पर अगर हमने लिख रखा है क्वेश्चन तो यहाँ है लेकिन ये बहुत लेंदी है, चलो इनको बहुत शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन है, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड के लिए हमें क्या करनी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ v इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू दे रखी है, v इज इक्वल्स टू y एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये दे रखा है। डू द एनालिसिस ऑफ ई वेक्टर
at 237 and electrostatic energy stored in a cube side of 4 meters centered at origin. किसकी वैल्यू निकालनी है? एक तो E की वैल्यू निकालनी है 237 पर, E की वैल्यू निकालनी है 237 पर, और एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। तो ठीक है, पहले हम E की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? एनर्जी स्टोर्ड की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो E की वैल्यू सबसे सिंपल, E तो कल भी निकालना सिखाया था, तो E चाहे हम करें भी ना, आज शॉर्ट में बता देती हूँ। E बराबर हमने क्या देखा था? ग्रेडियंट ऑफ V होता है ना, E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V होता है। तो बस क्या निकालो? डेल V अपॉन डेल एक्स, इसका डेल V अपॉन डेल वाई, डेल V अपॉन डेल Z। ठीक है, पहले डेल V अपॉन डेल एक्स, डेल V अपॉन डेल Z और डेल V अपॉन डेल वाई, इस पूरी इक्वेशन का निकाल लेंगे। डेल V अपॉन डेल एक्स अगर इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसका 2xy आ जाएगा, और 2xy प्लस जेड प्लस वाई, इसका कितना आ जाएगा? अगर y की रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, वहाँ y का 1 हो जाएगा, और z की रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो खाली x। देखो यही वैल्यू निकल के आई डेल y की, तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, डेल y v अपॉन एक्स, v अपॉन वाई, v अपॉन जेड। इसकी वैल्यू किस में रख दो? e की टर्म में इसकी वैल्यू रख दो। e की टर्म में अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो e इज इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल v अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल जेड ए जेड कैप। ग्रेडियंट आता तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है ना, डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी आता है, डाइवर्जेंस ये वेक्टर क्वांटिटी आता है। E इज इक्वल्स टू माइनस 2xy प्लस जेड प्लस वाई ए एक्स कैप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बस ये वैल्यू निकल गई। इसे किस पॉइंट पे निकालो? जो ऊपर पॉइंट दे रखे थे 237 दिए थे शायद, तो बस 237 पे इसकी क्या निकाल लो? यहाँ पर वैल्यू निकाल लो। तो 237 पे वैल्यू निकालने के बाद इसे क्या कर दो? सॉल्व कर दो। ठीक है, ये अब सॉल्व कर लेना आगे। जितना मेन लिखना था उतना हमने लिख के दिखा दिया। इसके बाद बस आपको क्या करना है? 237 वैल्यू रखनी है। 237, x की जगह 2, y की जगह 3, z की जगह 7, ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप में ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ई की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर ई की हमारी यूनिट होती है। नेक्स्ट चीज इसमें क्या पूछी है, आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? Find and the electrostatic energy stored in a cube of a side 4 meter centered at origin। मतलब कि कोई क्यूब है जिसकी जो साइड है वो कितनी है? 4। ये जो साइड वाइड दे रखी है ना, कोई भी साइड, वो 4 है। सेंटर से निकालनी है एनर्जी। किससे निकालनी है? सेंटर से। तो अगर मैं सेंटर से देखूंगी, 2 इस तरफ जाएगा, 2 इस तरफ, किसी भी उसमें सेंटर से अगर मैं देखूंगी तो 2 इस तरफ डिस्टेंस होगी और 2 डिस्टेंस क्या होगी? इस तरफ होगी। तो या फिर हम कह सकते हैं -2 से 2। तो जो -2 से 2 भी देखेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। -2 से 0 पे आएगा 2, 0 पे 2 पे जाएगा 4, -2 से 2 ही तो हो जाएगी, क्योंकि आधी डिस्टेंस 2 डिस्टेंस इधर है, 2 डिस्टेंस इधर है, तो -2 से कहाँ जाएगी ये लिमिट? यहाँ पे जाएगी। तो बस यही समझाने के लिए, अगर यहाँ पर 2 होता कि 2 मीटर है तो -1 से 1 जाती, 6 होता तो -3 से 3 जाती। इस तरीके से हम क्या लेंगे? अपनी वैल्यू लेंगे। अब W इज इक्वल्स टू, क्या कहा था? एनर्जी डेंसिटी निकालना। W इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन E का स्क्वायर, यही तो होता है, यही फॉर्मूला लिखा था। W इज इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन E का स्क्वायर होता है। अगर हमें E नॉर्मल प्रॉपर दिया हुआ है, और अगर E की इस तरीके से नहीं निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम dV। यही 2 फॉर्मूले थे, या तो dV वाला लिखो या विदाउट dV वाला लिखो। या तो फॉर्मूला dV वाला लिखो
या विदाउट डी वाला लिखो। अब यहाँ पर बस करना क्या है, ई की वैल्यू रखनी है। जो भी हमने ई की वैल्यू निकाली थी उस ई की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पर ऐसे पुट कर दो, और यहाँ पुट करने के बाद अब ये सॉल्व करना पड़ेगा बस आपको। ये जो यहाँ निकाला था ई, ये वाली वैल्यू से अब ई निकाल के उस ई को यहाँ रख देना, मैग्नीट्यूड ही तो है ई का, तो ई को यहाँ क्या कर देना, पुट कर देना, एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12 वाली वैल्यू रख देना, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व होके आ जाएगा। चाहे एप्सिलॉन में आंसर लिख देना, चाहे एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देना, पुट कर देना। सिर्फ यहाँ पर हमें यही चीज करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जो भी ई की वैल्यू आएगी ये वाली, ये इसकी वैल्यू को यहाँ रख देना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देना है, डीवी की जगह dx, dy, dz, इस तरीके से वैल्यू रख देना। ट्रिपल है ना, क्या कहता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो क्या लिखना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख देना है। ट्रिपल इंटीग्रेशन लिखने के बाद बस क्या करना, एप्सिलॉन है, चाहे इसे बाहर ले लो, ये सब है ना हम पे, बहुत लंबा जाएगा, कैसे निकलता है ये, y का होल स्क्वायर प्लस ऐसे तो निकलता है ये मैग्नीट्यूड। सॉल्व अब खुद करना है, dx dy, स्क्वायर खोलना, x x वाले एक तरफ करना, y y वाले, मतलब जितने 3 पार्ट निकलेंगे, x वाले के साथ dx ले जाना, y वाले के साथ dy, z वाले के साथ dz, और इसे सॉल्व कर लेना। आ जाएगी हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। पूछी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड ही हमें यहाँ से पूछी है। तो इलेक्ट्रो v था जब इलेक्ट्रोफील्ड, जब क्या पूछी हो, v dv कब लिखते हैं, जब एनर्जी पूछी हो। अगर खाली डेंसिटी पूछी होती तो फॉर्मूला ये सब करने की नीड नहीं होती, बिना इसके हमारा क्या हो जाता, फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर हो गया, तो ये सब सॉल्व कर लेना इसे, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस तरीके से हो जाए। अब इस वाले टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। एक दो जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो वो करके देखना, इजीली हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बाउंड्री कंडीशन, या थोड़ा बहुत बाउंड्री कंडीशन से पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ा बहुत उसे पढ़ेंगे, वरना मेन टॉपिक हमारा क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। तो इस लेक्चर को इसी टॉपिक के साथ हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।